हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट थर्ड। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट थर्ड को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो के पहले ही मैंने क्या किया है, आप लोगों को सेट फर्स्ट एज वेल एज आप लोग को सेट सेकेंड क्या किया है आप लोग को मैंने पढ़ा दिया है, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा बच्चे, आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले आप लोग को क्या होना चाहिए, कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कहाँ देखने को मिलेगा आप लोग को, इंस्ट्रक्शन आप लोग को सेट फर्स्ट की वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो पहले क्या काम करिएगा, पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा, देन क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, इसमें बच्चे 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन ए, एक होता है हमारा सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहला आता है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर मतलब होता है बच्चे आपका एमसीक्यूज है। क्या है? एमसीक्यूज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें एमसीक्यूज में कि क्यूब रूट ऑफ 1331। देखिए बच्चे, हमसे बोल रहा है ना कि क्यूब रूट, तो यहाँ पर क्या है बच्चे 3 है। 1331 का क्या होगा, क्यूब रूट निकालना है। तो जब आप निकालोगे ऐसे करके 1331 का ना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये 11 के टेबल में आता है 121 टाइम्स में, फिर अगेन 121 11 टेबल में आएगा 11 टाइम्स में, फिर अगेन 11 आएगा 11 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो जब आप इसका करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मिलेगा। और जब आप करोगे इसका, देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट है। तो यहाँ से ट्रिपलेट, यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ से 3 बाहर आएगा, मतलब कि यहाँ से ट्रिपलेट बाहर आएगा। तो यहाँ पर 11 3 बार है, तो इससे क्या होगा, एक बार 11 बाहर आ जाएगा, और यही 11 क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लाइन इज इन द सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड। तो सपोज करो ये एक लाइन है, ठीक है ना, और ये एक लाइन है, तो ये दोनों क्या है बच्चे, सेम प्लेन पे है, मतलब कि एक ही पेज पे है, एक ही पेज पे दोनों लाइन है ना। तो ये दोनों लाइन क्या कर रहे हैं बच्चे, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस लाइन को हम बोलते हैं बच्चे पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। और याद रखिए कि पैरेलल लाइन के बीच का जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऑलवेज क्या होता है, सेम टू सेम होता है। तो हम हमारा यहाँ आंसर क्या होगा बच्चे, पैरेलल लाइन होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड कि मोड, तो जब भी मोड निकालने आ जाए या मीडियन निकालने आ जाए, हमेशा हम लोग जो भी गिवन डाटा रहता है ना, उसको हम लोग अरेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज करिए। तो जब आप क्या करोगे, जब आप इस गिवन डाटा को अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा लिखोगे ना, तो आप देखोगे ना कि इसमें जो 2 है ना, जो ये 2 है वो क्या आया बच्चे, सबसे ज्यादा बार 4 टाइम्स आया है। 2 जो है वो 4 टाइम्स आया हुआ है। और जो सबसे ज्यादा बार आता है ना, वही क्या होता है बच्चे, गिवन डाटा का मोड होता है, गिवन डाटा का मोड होता है। तो हमसे पूछ रहा था कि बताइए मोड क्या होगा इस गिवन डाटा का, तो 2 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए 2 क्या होगा बच्चे, आपका मोड होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मीडियन ऑफ द डाटा, हम लोग को मीडियन निकालना है इस डाटा का। तो देखिए बच्चे, मीडियन हो चाहे मोड हो, आपको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले ना इसको छोटे से बड़ा लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 4 है, फिर है आपका 4 के बाद है 6 है, देन आपका 7 है, फिर आपका 8 है और 9 है, 8 है और 9 है, देन आपका 11 है और 15 है, 11 है और 15 है। यहाँ पर डाटा काउंट कर लो, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, 7 डाटा है, और हम लोगों ने 7 वैल्यू को लिखा भी है। देखिए बच्चे, जब आप बोलोगे ना कि एन, एन इज इक्वल टू क्या है बच्चे, 7 है, एन इज इक्वल टू क्या है, 7 है, जो कि क्या है बच्चे आपका ऑड नंबर है। और जब भी ऑड नंबर होता है, तो उस केस में जो मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे n+1/2th टर्म, n+1/2th टर्म होता है। तो एन का वैल्यू क्या है बच्चे आपका 7 है, तो 7+1/2th टर्म, 7+1/2th टर्म, ठीक है ना। तो फिर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि 7+1 आपका हो जाएगा 8/2th टर्म, 8/2th टर्म होगा। तो 8/2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बच्चे फोर्थ टर्म, और फोर्थ टर्म क्या है बच्चे आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म आपका 8 है, आपका 8 क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर ऐसे समझिएगा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन फिफ्थ में बोला जा रहा है कि इन अ सर्कल, एक सर्कल में आर्क ऑफ इक्वल लेंथ। तो सपोज करो कि ये क्या है, सर्कल है, ये क्या है, सर्कल है, और यहाँ पर ना आर्क क्या है, इक्वल इक्वल लेंथ के हैं। सपोज करो ये एक आर्क है, ठीक है, और
एक सेम आर्क यहाँ पर है, ये क्या है, सेम आर्क है, मतलब कि ये दोनों आर्क का लेंथ क्या है बच्चे, सेम टू सेम है। तो आर्क ऑफ इक्वल लेंथ फॉर्म्ड एंगल एट द सेंटर, और सपोज करो कि ये सेंटर है, तो सेंटर पे क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लू वाला आर्क है वो ये एंगल बना रहा है, और जो ये ग्रीन वाला आर्क है वो क्या कर रहा है, ये एंगल बना रहा है सेंटर पे। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चे, ये दोनों एंगल जो होते हैं ना, ये दोनों एंगल जो इस सेंटर के जो दोनों एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चे, आपके इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल इक्वल लेंथ के होते हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर आपका आर्क इक्वल इक्वल है ना, तो आपका सेंटर एंगल भी क्या होगा, जिसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं, वो भी क्या होगा बच्चे, आपका इक्वल इक्वल होगा। यही है बच्चे इस क्वेश्चन के बोलने का मतलब। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की इन विच क्वाड्रिलेटरल ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो किस क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल इक्वल इक्वल होते हैं। तो बच्चे चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सारे एंगल क्या होते हैं बच्चे, 90 डिग्री के होते हैं। आपको ये याद रखना है, सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर ये है रेक्टेंगल आपका, और ये है आपका स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बोला जा रहा है कि इन विच क्वाड्रिलेटरल ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, तो वो रेक्टेंगल में भी पॉसिबल है, वो स्क्वायर में भी पॉसिबल है। तो हमको बोला जा रहा है कि यहाँ पर केवल केवल रेक्टेंगल आंसर है, तो आपका रेक्टेंगल आंसर हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर इसको समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बस काफी इतना। हम लोग बोलेंगे कि बोला कि इफ पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, और एन क्या है, टाइम है, देन ए मतलब अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर एन, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू जो यहाँ पर गिवन है वो फॉर्मूला है। ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आप लोग को याद है तो आप लोग का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चे परफेक्ट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो बच्चे याद रखिए परफेक्ट फ्रैक्शन उसको बोलते हैं ना जिसमें जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, तो ये न्यूमरेटर क्या होता है बच्चे, आपका लेस वैल्यू होता है डिनोमिनेटर से, मतलब कि डिनोमिनेटर आपका ज्यादा होगा, मोर होगा, और न्यूमरेटर आपका क्या होगा, लेस होगा। तो लेस किस में है, लेस केवल आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए में दिख रहा है, तो आपका 8 का ए क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, हाउ मैनी कंप्लीट यूनिट इन दिस वन, इसमें कितने कंप्लीट यूनिट है। तो बच्चे देखिए कंप्लीट यूनिट निकालने के हम लोग करते क्या है, 119 है ना, इसको 18 से डिवाइड करते हैं। तो 18 का टेबल आप लोग को आता होगा, नहीं आता है ना, तो क्या करिए 18 मल्टीप्लाई 6 करिए और 18 मल्टीप्लाई 7 करिए। तो जब आप 18 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो आपका आएगा बच्चे 108, और 18 मल्टीप्लाई 7 करोगे तो आपका आएगा 126। तो यहाँ पर हमेशा क्या लिखते हैं बच्चे, स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चे हम लोग 108, फिर माइनस करवाएंगे, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हम लोग उसको लिखते कैसा है, हम लोग इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कितने टाइम्स आया है, ये आया 6 टाइम्स में, तो यहाँ पर 6 टाइम्स में आया है ना। देखिए जो जो ऊपर में आता है ना, जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को लिखते हैं सामने में, जो रिमाइंडर आया रिमाइंडर को लिखते हैं ऊपर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है ना कि ये जो 6 है ना, ये 6 क्या होता है बच्चे, आपका कंप्लीट यूनिट होता है, और जो ये 11/18 है ये क्या है बच्चे, आपका फ्रैक्शनल यूनिट है। क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट है। लेकिन आपसे पूछ रहा था कंप्लीट यूनिट बताइए, तो कंप्लीट यूनिट आपका 6 है। अगर पूछता फ्रैक्शनल यूनिट, तो फ्रैक्शनल यूनिट क्या है बच्चे, आपका 11/8 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कि 5/6 प्लस फिर माइनस करके 7/9 है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, -7/9 लिखा हुआ है, फिर प्लस करके ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे बच्चे, यहाँ पर लिख दोगे 5/6 लिख दोगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। ये क्या है, आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या करते हैं बच्चे, ऑर्डर को चेंज करके लिखते हैं। ऑर्डर को चेंज करके मतलब जो पहले लिखाया हुआ है उसको बाद में, और जो यहाँ पर बाद में लिखाया हुआ है उसको पहले लिख दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर हमारा ना यहाँ पर ना क्या हुआ है, देखिए हमारा यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर, मतलब कि एमसीक्यूज क्या हो गए हैं, ओवर हो गए हैं। हम लोग अब पढ़ते हैं जो 5 मार्क्स का है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें बच्चे आपके 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इन 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इन अ सर्कल, एक सर्कल में द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज, तो ये कितना होता है बच्चे, 180 डिग्री होता है। कैसे होता है समझाते हैं, देखिए यहाँ पर समझिए। सपोज करिए कि यहाँ पर एक सर्कल है,
ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, हम लोग को बोल रहा है कि इन अ सर्कल में सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट जो एंगल फॉर्म्ड करता है ना, वो होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। क्या होता है, वो होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये कि सपोज करिए कि हमारे पास एक माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट ये देखिए, सॉरी ऐसे करके बनाऊं, ऐसे करके ये ना कर्व के इसी सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो ये माइनर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट क्या एंगल बना रहा है, माइनर सेगमेंट बना रहा है ये एंगल, ये माइनर सेगमेंट बना दिया, ये एंगल, ये वाला एंगल बना दिया, ठीक है ना। और जो बच गया हमारा, क्या बच गया हमारा, बच गया ये, हमारा बच गया ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। क्या हो गया, ये हो गया हमारा मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का तो बना दिए हम लोग, मेजर सेगमेंट का बनाना है एंगल। तो मेजर सेगमेंट क्या एंगल बना रहा है, तो ऐसे करके ये एंगल बना रहा है मेजर सेगमेंट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये है बोलने का मतलब और ये क्वेश्चन का मतलब, ठीक है ना। तो यहाँ पर 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि 27 AB स्क्वायर और 18 ABC में 9 AB कॉमन निकाला है। तो यहाँ पर लिख दिया है 3B। फर्स्ट में लिखा है 3B, पूरा सेकंड में क्या लिखेंगे, देखिए 3B कैसे लिखा है पहले वो बता दूं ना, कि जो 27 है ना, ये बना हुआ है 9 मल्टीप्लाई 3 से। तो जब हम लोगों ने 9 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा, 3 बच गया। तो यहाँ पर 3 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन निकालना है, इसमें से क्या कॉमन निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना है 9AB। तो 18ABC है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें से निकालना है 9AB कॉमन। तो हम लोग पहले बोलेंगे ना कि 18 को ब्रेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। हम लोग को कॉमन क्या क्या निकालना है, हम लोग को कॉमन निकालना है 9AB। तो 9 कॉमन निकाल लिए, ए बी कॉमन निकाल लिए, तो बच क्या गया, 2C बच गया। तो 2C यहाँ पर आप अपना आंसर बोल दोगे। नेक्स्ट बच्चे हमारे यहाँ पर द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें केवल और केवल एक ही साइड क्या होते हैं बच्चे, आपके पैरेलल होते हैं, ये वाला और ये वाला अपोजिट। द क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, केवल एक अपोजिट साइड जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेपीजियम आंसर बोल दोगे। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर पूछ लेता आपसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर, तो ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर द एरिया ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए बच्चे, क्यूबॉइड पहले ही बनाते हैं। क्यूबॉइड ना आप ऐसा समझिए कि आप जिस रूम में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी, तो सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो, तो होगा क्या, होगा ये ना कि आपके राइट साइड एक वॉल होगा, एक आपके लेफ्ट साइड वॉल होगा, एक आपके फ्रंट में वॉल होगा, एक आपके बैक में वॉल होगा, और एक आपके ऊपर, एक आपके टॉप पे वॉल होगा और एक आपके बॉटम में वॉल होगा, मतलब कि जहाँ पर आप बैठे हुए होगे, ठीक है ना। तो होता ये है ना कि ये देखो, ये वाला और ये वाले को बोलते हैं हम लोग अपोजिट फेस, ये वाले और ये वाले को हम लोग बोलते हैं अपोजिट फेस, ये वाले और ये वाले को हम लोग बोलते हैं अपोजिट फेस। तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है ना, यहाँ पर बोला यही जा रहा है ना कि जो अपोजिट फेस होते हैं ना, उनका एरिया क्या होता है बच्चे, उनका एरिया क्या होता है, ऑलवेज इक्वल इक्वल होता है। ये बोलने का मतलब, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, हम लोग ना क्वेश्चन नंबर ना सेकंड को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना बच्चे, ये क्या है, ये है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ से चालू हो जाता है बच्चे, 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है MCQs, जो कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये आपके 10 थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ा, ये आपके ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जो कि टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने 15 मार्क्स का क्वेश्चन क्या कर लिया, पढ़ लिया है। हमारा क्या है बच्चे, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता था, चालू होता है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि राइट द दिस वन इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट मतलब होता है पावर के फॉर्म में लिखना है, पावर डिग्री के फॉर्म में लिखना है। देखो ये डिग्री के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ना जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पर -25/49 लिख दिया गया है। फिर क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब इस 25 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और 49 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जब निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर आएगा 7 मल्टीप्लाई 7। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए, हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि माइनस को तो माइनस लिख दिया, यहाँ पर हो जाएगा 5 टू द पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स है, और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2। मैं बोलूंगा कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 5/7
दोनों का पावर टू टू है, तो दोनों का पावर क्या करूँगा, टू टू लगा दूंगा, और यही हो गया बच्चे आपका आंसर जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, हाँ यहाँ पर समझिएगा, इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हम लोग को इसमें ना एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और वाई का वैल्यू फाइंड करना है इन द गिवन फिगर में, और इफ एक्स इक्वल वाई है, अगर ये लाइन नहीं बोलेगा ना बच्चे तो भी इक्वल इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, तो याद रखिए, सपोज करिए कि ये ट्राइंगल है, क्या है, ट्राइंगल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है, इक्वल इक्वल है। तो जब साइड इक्वल होते हैं ना, तो उसके अपोजिट एंगल ये वाला और इसका अपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों क्या होते हैं बच्चे, ये दोनों आपके इक्वल इक्वल होते हैं। मतलब क्या बोलोगे ना कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो एंगल होते हैं ना इक्वल साइड्स के इक्वल में, वो क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो यही बोला जा रहा है ना कि जब साइड इक्वल इक्वल है तो एंगल क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा। तो बोलोगे सर आप इतना तो बता रहे हो, लेकिन सर यहाँ पर तो दिया ही नहीं कि साइड इक्वल है। बच्चे साइड इक्वल है, देखिए ये ओसी रेडियस है, ये ओबी रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस रेडियस है, तो ये दोनों रेडियस क्या है बच्चे, इक्वल इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक सर्कल में दो रेडियस तो बन नहीं सकते हैं, एक सर्कल में एक ही रेडियस बनेगा। तो देखिए, तो ये वाला रेडियस इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। तो x इक्वल टू वाई है। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को ना पता है, यहाँ पर सबसे पहले बोलेंगे कि गिवन है कि x इक्वल टू वाई है, और हम लोग बोलेंगे ना कि ये क्या है, ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो याद रखिए बच्चे, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते कैसे हैं आप लोग ये समझिए ना, इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि एक बार लिखते हैं एंगल ओ बी सी, फिर लिखते हैं, देखो ओ बी सी बोलने का मतलब है कि यहाँ पर बी एंगल की बात की जा रही है, क्योंकि बी बीच में आया है। फिर बात करेंगे एंगल बी सी ओ, देखिए यहाँ पर सी की बात की जा रही है, मतलब कि देखिए पहले वाले में बी की बात की गई थी, दूसरे वाले में सी की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पर सी बीच में है। और फिर बात करेंगे एंगल सी ओ बी का, सी ओ बी का, देखिए बीच में ओ है, तो हम लोगों ने ओ की बात कर लिया है। तो तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक कैसे लिखा है ये बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। हम लोग अब बोलेंगे यहाँ पर कि एंगल, ऐसे समझिएगा ना, ये देखिए ऐसे समझिएगा कि हम लोग को बोला गया है कि यहाँ पर एंगल ओ बी सी, बी का बात कर रहे हैं, बी का वैल्यू क्या है, वाई है, तो यहाँ पर वाई लिख दिया गया है। फिर है ओ सी बी, ओ सी बी एक्स का बात किया जा रहा है, तो एक्स यहाँ पर लिख दिया गया है, और बी ओ सी 76 गिवन है, वो लिख दिया गया, इक्वल टू 180। हम लोग बोलेंगे कि ना एक्स और वाई दोनों इक्वल इक्वल है, तो वाई की जगह पे भी क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, और एक्स तो एक्स था ही पहले से ही, और ये प्लस 76 है, ये इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस 76 हो जाएगा। एक्स प्लस एक्स, ये हो गया 2x, दोनों को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 104। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ये 2x आ गया 104 के इक्वल, ये 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई x है। तो यहाँ पर x को यहीं पर छोड़ देंगे, ये मल्टीप्लाई में 2 है, इस साइड आएगा तो बच्चे डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 52। तो हम बोलेंगे ना कि x इक्वल टू वाई, दोनों क्या आ गया बच्चे, आपका 52 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होता है, ओवर होता है। हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है ना कि सर हम लोग को ना फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज में करते क्या है बच्चे, हम लोग जो भी गिवन एक्सप्रेशन रहता है ना, उसमें से ना हम लोग कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं, कॉमन टर्म को बाहर निकालते हैं। तो हम बोलेंगे ना कि सर इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में हमारा सर ए का पावर 5 है और वाई है, और इस सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारा ए है और पावर में बी का पावर 3 है। तो हम बोलेंगे सर इसमें ना सर ए है, सर यहाँ भी ए है, मतलब सर ना ए कॉमन है। अब ए कितना कॉमन है, तो यहाँ पर पावर में कुछ नहीं, मतलब कि एक है, मतलब यहाँ पर ए टू दी पावर 1 कॉमन है, यहाँ पर ए टू दी पावर 5 है। तो हम बोलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से ए का पावर 1 कॉमन निकालेंगे। तो हम लोग ए कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, यहाँ से 5 है, तो हम लोग एक जब बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए टू दी पावर 4, और वाई तो ऐसे ही लिखा जाएगा, फिर प्लस का साइन है बीच में तो प्लस दे देंगे। हेलो बोलेंगे सर यहाँ से ए का पावर 1 कॉमन निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर हमारा बी का पावर 3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर ना 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80, 110, 120 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कितने एंगल होते हैं बच्चे, 4 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। बोला जा रहा है कि एंगल ए क्या है, 80 है, एंगल बी क्या है बच्चे, 110 है, एंगल सी क्या है बच्चे, 120 है। बोला जा रहा है कि आपको करना क्या है, डिटरमाइन करना है फोर्थ एंगल, मतलब कि ये एंगल डी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो हम बोलेंगे ना कि हम लोग ना क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, बस आप इतना बोलेगा ना, वी नो डैट, हम जानते हैं ना कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम बोलेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी, ये क्या होता है बच्चे 360 डिग्री होता है। तो एंगल ए का वैल्यू 80 गिवन है, एंगल बी का वैल्यू 110 गिवन है, एंगल सी 120 है और एंगल डी को आप एंगल डी ही लिखिएगा इज इक्वल टू 360। तो हम लोग बोलेंगे कि इन तीनों एंगल को सम करने पर हमारा 310 आएगा और एंगल डी को एंगल डी ही लिखिएगा और इज इक्वल टू 360। हम लोग बोलेंगे कि इस 310 ये पॉजिटिव में है, इस साइड आएगा ना बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो कि एंगल d इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे आपका 50 डिग्री आ जाएगा। और ये हमसे पूछा था कि बताइए कि फोर्थ एंगल क्या होगा, फोर्थ एंगल हमारा 50 डिग्री होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बच्चे, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए बच्चे ये क्या है, सॉल्व द इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग करना क्या है, सॉल्व द इक्वेशन है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना जब भी क्या होता है, न्यूमरेटर फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रहता है बच्चे इक्वल का साइन, हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या है बच्चे, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पहले राइट करते हैं, देन हम लोग क्या कराएंगे, 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x-3 के साथ और -3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे x+2 के साथ, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और फिर यहाँ पर लिख दिया गया है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर हम लोग बोलेंगे कि 7 का जब x के साथ होगा तो ये हो जाएगा 7x, और 7 का जब -3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा बच्चे -21। फिर -3 का जब x के साथ होगा तो ये होगा -3x, और -3 का जब 2 के साथ होगा तो ये होगा बच्चे आपका -6। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7x और 3x को ले आएंगे एक तरफ, मतलब कि वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे। तो 7x को लिख दिए 7x और -3x इस साइड आएगा तो बच्चे हो जाएगा +3x, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग कर लेंगे एक तरफ, यहाँ पर है -6, ये -21 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा बच्चे +21। यहाँ पर आप बाय ट्रांसपोजिशन लिख सकते हो या फिर आप सिंपल कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी आपका चलेगा, ठीक है ना। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 7x + 3x हो गया 10x और -6 + 21 हो गया बच्चे 50, ठीक है। तो हम लोग x को यहीं पर छोड़ देंगे, बोलेंगे कि ये 10 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और यहाँ पर ना 5 2 जा 5 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 3/2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन में x का जो वैल्यू है ना सॉल्व करना था, मतलब कि वेरिएबल जो है उसका वैल्यू लेकर के आना, तो वैल्यू क्या है बच्चे इसका 3/2 है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि हम लोग करना क्या है, हम लोग को ना ऐड करना है, ऐड मतलब हम लोग को प्लस करना है। तो बस सिंपल सा हम लोग को लिख देना है, यहाँ पर 3/2 तो 3/2 लिख दिए। फिर एंड के जगह लगा देंगे बच्चे प्लस का साइन, और यहाँ पर 13/17 है। फिर 17 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, तो 17 3 जा, देखिए 51 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 के साथ तो 26 आ जाएगा, और 2 का करवाएंगे 17 के साथ तो ये आएगा 34। दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 77 डिवाइड बाई 34 तो था ही। फिर इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पर है 70, ऐसा समझिएगा ना, यहाँ पर है 77 और डिवाइड करना है इसको 34 से, तो 34 2 जा होता है बच्चे 8 और 68 होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 9। इस 9 को लिखते हैं ऊपर में, जो आता है डिवाइड करने पर उसको लिखते हैं यहाँ पर, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको लिखते हैं नीचे में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अभी हमारा क्या हो गया है बच्चे, अभी हम लोगों ने क्या कर लिया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसमें हम लोग करना क्या बच्चे, प्रूफ करना है। तो जब भी प्रूफ करना रहता है तो हम लोग लेते हैं बच्चे एलएचएस। क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं एलएचएस। तो यहाँ पर देखिएगा, इस लाइन को मत लिखिएगा, इस लाइन को मत लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा ऐसे करके, यहाँ लिखिएगा एलएचएस लिखिएगा और फिर इसको आप लिखिएगा। फिर हम बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना देखिए, जब भी क्या होता है पावर में -4 है तो इसका भी -4 होगा, इसका भी -4 होगा। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों का -4 लिख लिया पावर। हम लोग को पता है ना कि जब भी हम लोग ना नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको उल्टा करते हैं, इसका निकालते हैं रेसिप्रोकल। तो हम लोग जब इसका करेंगे ना 25 टू दी पावर -4 है, इसका रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, तो कुछ नहीं है इसके नीचे, तो क्या है 1 है, तो हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं 1/25 टू दी पावर 4। देखिए ऊपर वाले को नीचे लेकर जाने से और नीचे वाले को ऊपर लेके जाने से इसका जो डिग्री होता है ना बच्चे, उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या था बच्चे, डिग्री इसका -4 था तो क्या हो गया बच्चे, +4 हो गया। तो इसको देखिए, इस वाले को यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया गया है, और नीचे वाले को भी क्या कर दिया बच्चे, 1 करके लिख दिया गया है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे ना कि जब भी क्या होता है कोई नंबर ना डिवाइड के भी डिवाइड में होता है, ये देखिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई नंबर डिवाइड के भी डिवाइड में रहता है तो ये चल जाता है बच्चे मल्टीप्लाई में। तो ये 1 के साथ
ये 16⁴ मल्टीप्लाई में चले गया और नीचे में था 1 और 25⁴ ऐसा रह गया। तो 1 मल्टीप्लाई 16⁴ कितना होता है? 16⁴ होता है और 1 मल्टीप्लाई 25⁴ कितना होता है? 25⁴ होता है। हम लोग बोलेंगे कि दोनों का पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं एक साथ और यही लिख लोगे तो यही आपका आ जाएगा बच्चे RHS। अब देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो बोला जा रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? AB इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ रूलर या फिर स्केल। फिर एंड डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट। और इसको करना क्या है बच्चे? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो बच्चे जब भी आ जाए कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, कितने पार्ट में डिवाइड करना हो, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा बनाते हैं एक एक्यूट एंगल ऊपर और यही सेम एक्यूट एंगल नीचे बनाते हैं। देखिए अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ये भी क्या होगा बच्चा? आपका 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री बनाए हो तो ये भी क्या बनाओगे बच्चा? आपका 60 डिग्री बनाओगे, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है कि हम लोग करना क्या है? हम लोग को ना 3 इक्वल पार्ट में कट करना है। तो ना हम लोग क्या करेंगे? कंपास लेंगे, कंपास से सेम आर्क लेकर के हम लोग एक कट यहाँ, फिर एक कट यहाँ, एक कट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर बिना कंपास को हिलाए मूव किए उसको बी पर रख करके, मतलब कि नीडल को आप रखेंगे पहले ए पर रखेंगे तो आपको एक कट, दो कट, तीन कट मिल जाएगा। इसका नाम दे देना A1, A2, A3, ठीक है ना। और उसी नीडल को फिर बी पे रख करके एक कट मारेंगे तो ये ऐसे आपको एक मिल जाएगा B1, एक मिल जाएगा B2, एक मिल जाएगा आपका B3, ठीक है ना। इसका नाम दे देना कि ये क्या है? AX रे है, ये क्या है? BY रे है। अब हम लोग करना क्या है? हम लोग को ना लास्ट वाले से ज्वाइन करना है। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इसको कर दिए इससे ज्वाइन और इसको कर दिए इससे ज्वाइन, ठीक है ना। ये ज्वाइन कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो इसको कर देंगे इससे ज्वाइन और इसको कर देंगे इससे ज्वाइन। तो जब आप ऐसा कर दोगे तो देखो ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा 3 इक्वल पार्ट में कट होकर के आ गया है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। और फिर बोल रहा है कि इसको मेजर करिए लेंथ को, ईच पार्ट को। तो मेजर करोगे ना तो आपका सारा क्या आएगा बच्चे? 2.5 सेंटीमीटर बन करके आएगा, ठीक है ना। आप मेजर कर सकते हो, आपका सारा क्या होगा बच्चे? आपका सारा 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग को बोला क्या जा रहा है इसमें? हम लोग को इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग को ना फाइंड द मीन मतलब आपको एवरेज निकालना है, या फिर इसका आप बोल सकते हो आप लोगों को निकालना है अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए बात कर रहा है। तो हम बोलेंगे ना कि मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टर्म के जगह हम लोग ऑब्जर्वेशन टर्म भी यूज कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि हम लोग को मीन निकालना है फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर ये होते क्या है? तो पहला नेचुरल नंबर होता है ऑड नंबर। देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश। हम लोग बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है ऑड नंबर, तो हम लोग लेंगे 1, 3, 5 ऐसे करके आगे लेते जाएंगे। अगर हमको बोलता है कि इवन नंबर, क्या बोलता है? इवन नंबर, तो हम लोग लेते हैं 2, 4, 6 ऐसा करके लेते हैं, ठीक है। या बस हम लोग को बोलता है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो हम लोग लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को बोला गया था यहाँ पर लेना है फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9। तो करना क्या है? इन सभी को ऐड करना है। टोटल टर्म कितने हैं? 5 है तो 5 लिख देना है। ऐड करोगे तो 25, नीचे में 5 है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका 5 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है कि अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 48 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कि 432 किलोमीटर ये कवर करता है कितने में? 48 लीटर पेट्रोल में। तो बोला जा रहा है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल। तो कितना डिस्टेंस जाएगा ये 20 लीटर में। तो आपको पता है ना कि जितना लीटर आप पेट्रोल डलवाओगे उतना ज्यादा क्या कर सकते हो? आप डिस्टेंस कवर कर सकते हो। मतलब कि बोला जा रहा है कि जब x बढ़ेगा ना, जब x बढ़ेगा तो y भी क्या हो रहा है बच्चे? बढ़ रहा है। मतलब कि एक वैल्यू के इंक्रीज करने से दूसरा वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप कम पेट्रोल डलवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डिस्टेंस भी क्या करोगे? कम कवर करोगे। तो जब ऐसा होता है ना जिसमें एक वैल्यू के इंक्रीज होने से दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज करता है, या फिर एक वैल्यू के डिक्रीज होने से दूसरा वैल्यू भी डिक्रीज करता है, तो ये होता है बच्चे आपका डायरेक्ट वेरिएशन में। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में हमारा 3 कॉलम रहता है। हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं क्या है बच्चे? कवर डिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस इन किलोमीटर। और फिर हमारा क्या है? पेट्रोल है। तो हम लोग बोलेंगे कि पेट्रोल
पेट्रोल इन लीटर ब्रैकेट के अंदर। आप लोग को मैंने सिखाया है ये वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 432 किलोमीटर जाता है 48 लीटर पेट्रोल में, तो कितना जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि x किलोमीटर, लेट x किलोमीटर क्या करता है, वो कवर करता है 20 लीटर ऑफ पेट्रोल में। तो यही करके हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है ये, आप लोग को मैंने समझाया भी है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ये क्या है, क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। देयरफॉर x1 बाय y1 इक्वल होता है x2 बाय y2 के। बच्चे याद रखिएगा ना, आपसे ना एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि डायरेक्ट वेरिएशन के लिए क्या रिलेशन होता है। तो आप बोलोगे ना कि x बाय वाई इज इक्वल टू के होता है। के का मतलब होता है कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है ना कि x बाय वाई इज इक्वल टू के है, मतलब कि x1 बाय y1 इक्वल होगा x2 बाय y2 इक्वल होगा x3 बाय y3। ऐसे करके ये आपस में इक्वल होते जाएगा आगे आगे, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसा होता है रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन में ये होता है। तो हम लोगों को x1 का वैल्यू पता है, देखिए यहाँ से आता है x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, देखिए यहाँ से ये जो पहला वैल्यू है ये है x1 का, ये दूसरा वैल्यू है ये है x2 का, ये है पहला वैल्यू y1 का, और ये है बच्चे आपका y2 का, ठीक है ना। तो बस इन सबको आप रखोगे तो क्या होगा बच्चे, आपको सिंप्लीफाई करने पर ये, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, करवा दिए हैं, इन दोनों करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ करवा दिए हैं। ये 48 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 किलोमीटर क्या होगा बच्चे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, समझते हैं। तो बोला जा रहा है कि मनीषा मदर इज थ्राइस द एज ऑफ मनीषा। तो मनीषा की जो मदर है ना, वो 3 टाइम्स है, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम्स है मनीषा के एज की। तो देखो जिससे बोलते हैं ना, उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मनीषा को बोला जा रहा है, क्या किसको बोला जा रहा है, मनीषा को बोला जा रहा है। तो मनीषा का एज को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक्स एज्यूम करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा क्या है बच्चे, आपका एक्स है। तो फिर मनीषा की मदर का एज क्या होगा, तो बोलोगे कि सो प्रेजेंट एज ऑफ मनीषा मदर एज, ये क्या होगा बच्चे, 3 टाइम्स मनीषा का एज क्या है, एक्स है। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स क्या होता है बच्चे, 3x होता है। तो 3x आप यहाँ पर बोल दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 2 तो बन के आ गया है। अब बोला जा रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, देखो बच्चे जब भी बोलता है ना 4 ईयर आफ्टर बोलता है, तो आफ्टर के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं और बिफोर के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। तो बोला जा रहा है कि आफ्टर 4 ईयर मदर एज वुड बी। तो या पहले क्या करिए, पहले 4 साल बाद का एज निकाल लीजिए। तो बोलोगे कि आफ्टर 4 ईयर एज ऑफ मनीषा क्या होगा, x+4। मनीषा का एज कितना है, x है, तो उसमें 4 ऐड कर दोगे क्योंकि ये 4 साल बाद का बात कर रहा है। और फिर मनीषा की मदर का एज क्या है, अभी 3x है, तो 4 साल बाद 3x+4 हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे होते हैं होशियार, बच्चे बोलते हैं कि x+4 ये हो जाता है 4x, और 3x+4 ये हो जाता है 7x। ये सरासर गलत है बच्चे, ऐसा नहीं होता है। x+4 आपका x+4 ही रहेगा, और 3x+4 आपका 3x+4 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये क्या होगा, कभी भी सॉल्व होने वाला नहीं है। और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x नहीं है, तो ये भी सॉल्व होने वाला नहीं है। तो दोनों को ऐसे ही लिख देंगे। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, मदर एज वुड बी क्या है, 3x+4 है। मदर एज वुड बी मतलब होता है इक्वल का साइन, वुड बी 2.5 टाइम्स, ऐसा लिखते हैं 2.5 टाइम्स डेट ऑफ मनीषा मतलब कि मल्टीप्लाई, मनीषा क्या है बच्चे, x+4 है, तो यहाँ पर x+4 लिख देंगे। तो बस इसको करते हैं अब सिंप्लीफाई। तो बहुत आसान है अब सॉल्व करना। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर 3x+4 को ऐसे लिख दिया गया है। इसको करते हैं बच्चे 2.5 को करते हैं 2 2 जा 4, और 4 में करते हैं 1 को प्लस, तो ये हो जाएगा 5/2। तो 5/2 को 5/2 लिख दिए हैं, और यहाँ पर x+4 है तो x+4 कर दिए हैं। हम लोग बोलेंगे कि हम लोग करवाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x+4 के साथ, और 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे आप x+4 के साथ। मतलब कि आप ऐसा बोलिए कि जो 2 डिवाइड में है ना बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, चले जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया है। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि 2 × 3x ये हो जाएगा 6x, और 2 × 4 ये हो जाएगा 8, 5 × x ये हो जाएगा 5x, और 5 × 4 ये हो जाएगा 20। हम लोग बोलेंगे कि वेरिएबल को कर लेते हैं एक तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। हम लोग कर लेंगे वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। यहाँ पर इतना आ गया, फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 12 आ जाएगा। हम लोग को बोला गया था कि हम लोग करना क्या है बच्चे, हम लोगों को यहाँ पर कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देयर मतलब कि मनीषा का भी एज बताना है और मदर का एज बताना है। तो मनीषा के एज को हम लोग x एज्यूम किए थे, तो x इज इक्वल टू कितना आया है बच्चे, x इज इक्वल टू 12 आया है, और मदर का एज क्या है, 3x है, तो 3
एक्स है तो 3 मल्टीप्लाई 12, एक्स वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 3 जा 36, तो 36 ईयर क्या होगा बच्चे, मनीषा की मदर का एज होगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट क्या होता है, ओवर होता है। हम लोग का पढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड को। इसमें बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड दिस वन विल मेक क्वोशिएंट परफेक्ट क्यूब। तो बच्चे याद रखिए, परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए आ जाए या परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आ जाए, हमेशा हम लोग निकालते हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर। हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि क्या होगा जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे ना इससे, तो मतलब कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें ना कि जो आंसर आए वो हमारा क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर है 8019 को हम लोग किससे डिवाइड करें, यहाँ पर किस नंबर से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें ना कि जो क्वोशिएंट होगा ना बच्चे, जो यहाँ पर ये जो आंसर होगा, जो ये आंसर होगा, ये क्या होगा बच्चे, हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। तो देखते हैं बच्चे, तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि जब हम लोग इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारा देखिए इन तीन का तो पेयर बन गया, इस तीन का भी क्या हो गया, पेयर बन गया, लेकिन 11 का पेयर नहीं बना है, सॉरी ट्रिपलेट, पेयर का बात गलती से कर दिया। स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग बात करते हैं पेयर का, और परफेक्ट क्यूब में हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट का। देखिए इस 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, इस 3 का भी ट्रिपलेट बन गया, बच क्या गया 11। तो बोला जा रहा है कि अगर ये 11 नहीं रहता तो हमारा जो नंबर रहता ना बच्चों, क्या रहता, परफेक्ट क्यूब वाला नंबर रहता, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है किस नंबर से डिवाइड करें, तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, आप लिख भी सकते हो, नहीं तो सिंपल सा मैंने लिखना सिखाया आप लोग को कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आया है, इसमें क्या है बच्चे, इसका बन गया है ट्रिपलेट, इसका बन गया है ट्रिपलेट, लेकिन जो 11 है वो क्या है, विदाउट ट्रिपलेट है। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग 11 से, इस 11 को ही यहाँ से हटा देंगे ना, तो जो आंसर आएगा, देखिए इस 11 को यहाँ से हटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चे, परफेक्ट क्यूब बन करके आएगा। तो बोला जा रहा है ना किससे डिवाइड करें, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा बच्चे, परफेक्ट क्यूब बन करके आएगा। तो यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसमें यूज करना है आइडेंटिटी मेथड को, और फाइंड करना है वैल्यू को 69 टू द पावर 2 का। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर पहली बार तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए। यहाँ पर बोला गया कि हम लोग को 69 को लिख सकते हैं 70 माइनस 1 क्या होता है, 69 होता है, पावर में 2 है तो 2 लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या है बच्चे, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर है 70 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो हम बोलेंगे कि ए की जगह पे 70 पुट करेंगे और बी की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए की जगह पे 70 पुट करो, तो ए का पावर 2 है तो 70 का पावर 2, फिर बी का वैल्यू 1 है तो बी का स्क्वायर है तो बी का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पर डॉट डॉट का मतलब है, डॉट डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि 70 का स्क्वायर 4900 होता है, 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 माइनस 140 होता है, और 1 टू द पावर 2 1 होता है। सभी को, इन दोनों को माइनस करके इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो आपका 4761 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा कि द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब याद रखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, तो सपोज करिए कि यहाँ पर रेडियस लेकर के मैंने एक सर्कल बना दिया ये, ठीक है ना, और इसी रेडियस का यूज करके एक और सर्कल मैं बना दूंगा ना, तो ये क्या होगा बच्चे, ये कहलाएगा हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएगा। मतलब कि ऐसे दो सर्कल या ऐसे सर्कल जिनका 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 सेंटर क्या होता है बच्चे, सेम टू सेम होता है, जिनका सेंटर सेम टू सेम होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग को ना रेडियस है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का 9 एंड 12, तो छोटे वाले का रेडियस है 9, बड़े वाले का है 12। मतलब कि ये R1 कितना है 9 है, और ये R2 कितना है 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ, एरिया मतलब ये देखिए जिसको मैंने कलर कर रहा हूं, ये एरिया, ये अंदर का एरिया को निकालना है, ये है एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ, ये कितना होगा वो बताना है। तो बच्चे बहुत आसान है, तो याद रखिए जब भी कोई एक रेक्टेंगल है और एक और रेक्टेंगल है, अगर इसके भी बीच का एरिया बोल देता ना एरिया, तो करते क्या है बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से, ये बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को करते क्या है, माइनस करते हैं। सेम इसी तरीके से
बड़े वाले सर्कल का एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो अब एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पहले बड़े वाले का निकाल लो एरिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, अच्छा ये डायरेक्ट निकाल दिया है। देखिए यहाँ पर मैं समझा दूं कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल ये है बच्चे पाई आर स्क्वायर। अब बिगर के लिए हम लोग यूज किए हैं रेडियस R2, तो यहाँ पर R2 स्क्वायर, फिर माइनस करके पाई आर स्क्वायर। स्मॉलर के लिए यूज किए हैं बच्चे हम लोग इस R1 का वैल्यू क्या है 9 है, इसको लिखेंगे बाद में, तो यहाँ पर R1 लिख दिए। दोनों में पाई है तो पाई ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर पाई को पाई, यहाँ पर R2 स्क्वायर मतलब कि R2 का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 टू दी पावर 2 माइनस R1 स्क्वायर, तो मतलब कि ये क्या है 9 टू दी पावर 2 है। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि ये पाई को पाई लिख दिए, 12 टू दी पावर 2 ये होता है 144, 9 टू दी पावर 2 ये होता है 81। तो यहाँ पर पाई को पाई लिख दिए 144, सॉरी हाँ 144 माइनस 81, दोनों को माइनस करोगे ना तो 8 माइनस 1 करने पर आता है 3 और 14 माइनस 8 करने पर आता है 6। तो यहाँ पर ये ऐसा आ गया। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ पर है 63, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो दोनों का मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 9 2 जा 18, 8 कैरी 1 और 9 2 जा 18 और 1 19, तो 198 यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपका आंसर आ जाएगा 1998 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बच्चे आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिए कि हम लोग को क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है वुडन क्यूबॉइड का, सॉरी निकालना नहीं है, बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड इज दिस वन क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखिए कहीं पर भी CU लिखा रहे या क्यूबिक लिखा रहे या फिर किसी भी यूनिट के पावर में, यहाँ सेंटीमीटर है पावर में 3 लिखा रहे या मीटर है पावर में 3 लिखा रहे, मतलब कि यहाँ पर बात कर रहा है वॉल्यूम का। किसका बात कर रहा है, वॉल्यूम का बात कर रहा है। तो बोला जा रहा है कि वॉल्यूम जो है वुडन क्यूबॉइड का वो इतना है, लेंथ है और ब्रेथ है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर, आपको निकालना है हाइट। तो बच्चे बहुत आसान है, आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इतना गिवन है। हम लोग को पता है ना कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हम लोग बोलेंगे सर लेंथ गिवन है आपका 10, ब्रेथ गिवन है 6, हाइट को सर हम लोग h ही लिख देंगे और यहाँ पर 480 तो गिवन ही था। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि h को h ही छोड़ देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएंगे तो डिवाइड में, तो हम बोलेंगे 6 1 जा 6 8 जा, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बच्चे आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। अब याद रखिए ना बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर आपका 18 19 20 जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे ना, इन सब में क्या है बच्चे आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, मतलब कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है। आप क्या करोगे, आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। जिसमें बोला जा रहा है ना क्वेश्चन नंबर 17 में कि डिवाइड करना है दिस वन को 3x+1 से और वेरीफाई भी करना है ये वाला एक्सप्रेशन लगा करके। तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो हम लोग बोलेंगे ना कि डिवाइड करना था तो ना बच्चे डिवाइड में ना 3 रूल रहता है, 3 स्टेप रहता है। पहला स्टेप क्या रहता है, पहला स्टेप रहता है ना कि जो पावर रहता है ना उसको हम लोग लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर पावर 3 है, पावर 2 है, पावर 1 है और यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों ने पहले इसको ऐसे ही लिख दिया। सेकेंड स्टेप रहता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 9x³ है, इसको डिवाइड करेंगे आप 3x से, तो 3 1 जा 3 3 जा x 1 जा x से ये x 2 जा, तो कितना आंसर आ गया 3x² आ गया। तो जो स्टेप 2 का जो आंसर आता है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। अब स्टेप 3 का क्या होता है, स्टेप 3 में ये होता है ना कि जो आंसर आता है उसका करवाते हैं मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइजर से 3x+1 से। हम लोग बोलेंगे कि 3x² का 3x से होगा तो 3 3 जा 9 और x² इंटू x ये हो जाएगा x³। फिर 3 इंटू 1 मतलब कि 3x² का जब 1 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो जितना आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर बोलते हैं यहाँ पर कि ये ना क्या था बच्चे, ये क्या था बच्चे, ये आपका प्लस में था, क्या था ये आपका प्लस में था तो यहाँ लिख देंगे माइनस, ये प्लस में था तो यहाँ लिख देंगे माइनस। आपको सिखाया मैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर बोला जा रहा है कि हमारा क्या है, इससे एक कट जाएगा तो यहाँ पर 0 आ गया। अब +15 और -3, +15 और -3 ये होता है +12x² और यहाँ पर है -5x और यहाँ पर है +3। हम लोग बोलेंगे अब हम लोग इतना तो लिख दिए, अब फिर से वही चालू करेंगे कि फर्स्ट पहले क्या करना है, पहले हम लोग को इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखाया हुआ है। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं।
12x² को डिवाइड करेंगे 3x से, तो 3 1 जा 3 4 जा x 1 जा x कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x। तो जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। फिर सेकेंड स्टेप का जो आंसर आता है 4x, उसको हम लोग करवाते हैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई। हर बार करवाना है डिवाइजर से मल्टीप्लाई, चाहे आंसर कुछ भी आए। तो 4x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x प्लस 1 के साथ, 3x प्लस 1 के साथ। तो जब 4x का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x से तो ये आ जाएगा 12x², और जब करवाएंगे 4x का 1 से तो ये आ जाएगा 4x। जो आंसर आता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिखोगे, प्लस है तो माइनस लिखोगे, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पर भी क्या आया था बच्चे, प्लस 9x⁻³ आया था, तो यहाँ पर प्लस नहीं लिखा था, आप यहाँ पर लिख करके करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, कट के ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा -5 और -4, पहले ये +4 था लेकिन अब क्या हो गया बच्चे, -4 हो गया। तो -5 और -4 को सॉल्व करोगे तो आपका -9 आएगा। क्या आएगा, -9x आएगा। और यहाँ पर +3 है तो +3 को भी नोट कर दिए। आगे है हम लोग को फिर से अब स्टेप्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट स्टेप्स होता है हमारा पावर को लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर पावर क्या है, पावर है यहाँ पर x⁻, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब कि 1 है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि हम यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि x⁻0 है। तो यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो सर आपने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो सर यहाँ पर भी तो कुछ नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है मतलब कि यहाँ पर पावर में 0 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है इसलिए पावर में 1 है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, पावर को लिख दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सेकंड स्टेप में करते क्या है, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर -9x को डिवाइड करवाएंगे 3x से, तो 3 1 जा 3 जा, तो यहाँ पर आ गया -3, x कट जाएगा तो -3 आएगा, -3 को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, जो भी आंसर आता है उसको करवाते हैं डिवाइजर से मल्टीप्लाई। तो -3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3x से तो -9x आ जाएगा, और -3 का करवाएंगे +1 से तो -3 आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे कि ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये भी माइनस में है तो ये भी हो जाएगा बच्चे हमारा प्लस में। तो -9x प्लस 9x से कट के 0 आ जाएगा, और +3 तो ये हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो हमारा क्वोशंट आ गया इतना, इसको बोलते हैं डिवाइजर। अंदर में जो लिखाया है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो भी आता है नीचे में उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को अब इसको करना है वेरीफाई। क्या करना है, हम लोग को करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि डिविडेंड का फॉर्मूला होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो हम लोग को ये दिया हुआ है LHS, और ये हम लोग को लेकर के आना है RHS। तो हम लोग लेकर के आते हैं, मतलब कि लेते हैं पहले RHS। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर RHS, क्या लेंगे, हम लोग लेंगे RHS। तो RHS लेंगे मतलब कि हम लोग इसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो सबसे पहला है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं। तो 3x प्लस 1 को यहाँ पर लिख दिया गया है, फिर मल्टीप्लाई करके क्वोशंट यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 4x माइनस 3, उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, प्लस रिमाइंडर क्या है 6 है, उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अब करवाते हैं इसको, सिंप्लीफाई करवाते हैं, मतलब को सॉल्व करते हैं। तो बोला जा रहा है कि जब 3x का मल्टीप्लाई करवाओगे 3x² के साथ तो आएगा 9x³, 3x करवाओगे 4x के साथ तो आएगा 12x², और 3x करवाओगे -3 के साथ तो आएगा -9। फिर +1 करवाओगे 3x² के साथ तो आएगा 3x²। मतलब कि जो भी नंबर है ना वो नंबर एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो उस नंबर का एज इट इज यहाँ पर लिख दिए हैं, और +6 है तो +6 लिख देंगे। हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 9x³ को 9x³, देखिए +12x² और +3 ये हो जाएगा +15, -9x प्लस 4x ये हो जाएगा -5x, -3 प्लस 6 ये हो जाएगा आपका +3। और ये क्या है बच्चे, आपका LHS है, मतलब यही क्या है आपका डिविडेंड था। तो ये क्या हो गया बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर भी आ गया, और आपसे प्रूव भी कर लिया आप इसको। अब इसमें एक है ऑप्शनल क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पर, समझिएगा कि एट व्हाट % ऑफ एनुअल इंटरेस्ट, किस परसेंट पर, परसेंट मतलब आपसे पूछ रहा है कि R = क्वेश्चन मार्क है, किस परसेंट पर, एट व्हाट %। तो आपको R निकालना है। आप यहाँ पर स्मॉल r भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर कैपिटल R भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री है, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है कि एट व्हाट % ऑफ एनुअल इंटरेस्ट डज दिस वन इन 2 ईयर, मतलब कि ये पैसा बन जाएगा, ये पैसा 2 सालों में। तो ये पैसा मतलब कि प्रिंसिपल, बन जाएगा मतलब कि अमाउंट, टाइम मतलब एन बोल लो या फिर टी बोल लो, 2 सालों में। तो बोलोगे ना कि सर हम लोग को ना पता है ना कि ना ए का फॉर्मूला क्या होता है, A = होता है P1 + R/100⁻²।
टी या फिर एन। तो ए का वैल्यू जो गिवन था उसको लिख दिए, पी का वैल्यू जो गिवन था उसको लिख दिए, यहाँ पर 1 को 1 लिख दिए, प्लस को प्लस लिख दिए, आर को आर, क्योंकि आर का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, यही निकालना है हम लोगों को। नीचे में 100 और टी का वैल्यू 2 है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर दिया 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा ना ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है बच्चे, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो एक जीरो से एक जीरो कट। यहाँ पर इसका इग्नोर करिए कि ये कैसे बनाया है। अगर आप लोग को ये समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आए तो मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कट कर दिए, यहाँ पर क्या बच गया 529 और यहाँ पर 400। तो हम लोग बोलेंगे ना कि 529 का क्या करते हैं बच्चे, देखिए यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग ना यहाँ पर ना इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम लोग निकालेंगे 529 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 529 जो होता है ना बच्चे, ये आता है 23 के टेबल में 23 टाइम्स में, और ये 23 आता है 23 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर समझिएगा कि इस 529 को मैं लिख दिया 23 मल्टीप्लाई 23, और नीचे का 400, देखिए जीरो से जीरो तो कट जाएगा, नीचे का 400 को लिख दूंगा मैं 20 मल्टीप्लाई 20, और यहाँ पर जो भी था इसको यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 23 है, मतलब कि यहाँ पर 23 टू दी पावर, और नीचे में क्या है 20 है, तो यहाँ पर दोनों का पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो था उसको यहाँ पर लिख दिया। हम लोग अब बोलेंगे कि यहाँ पर था 1, ऐसे करके समझ लो, यहाँ पर था ऐसे करके, यहाँ पर था 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर 2 था। तो ये पावर से पावर क्या हो गया, कट गया, मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 23/20 कितना आ गया, 1 प्लस आर बाई 100 आ गया। अब ये +1 है, इस साइड आएगा तो -1 होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं 23/20 है, यहाँ पर मैं -1 कर दूंगा, और यहाँ पर है ये r/100। देखिए कुछ नहीं नीचे में, तो नीचे में 1 लगा देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर किया होगा नीचे में, यहाँ पर किया होगा नीचे में, देखो ये देखो किया है, ये पहले उसको उधर लेके गया है, फिर कुछ नहीं नीचे में, तो 1 लगा दिया है। 23 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 23, 20 का 1 से होगा तो 20, और 1 का 20 से होगा तो 20 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/20 आएगा। हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 21 जा 25 जा, तो 5 3 जा 15% आपका क्या होगा, आंसर आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है ना, यहाँ पर समझिएगा कि अ फार्मर वांटेड टू बाय अ डीजल पंप, एक फार्मर चाहता है डीजल पंप खरीदना, एंड टुक अ लोन इतना। तो बच्चे देखिए जब भी लोन आ गया, मतलब कि ये क्या दिया है आपको, प्रिंसिपल गिवन है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल P इज इक्वल टू इतना लिख देंगे, फ्रॉम द रूरल बैंक एट 4% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है। 4% मतलब कि आर हो जाएगा आपका 4% है। कैलकुलेट एनुअली एंड फाइंड आउट हाउ मच मनी विल द फार्मर रिटर्न बैंक आफ्टर 2 ईयर। तो बताओ 2 साल बाद ये जो फार्मर है ना, बैंक वाले को कितना पैसा रिटर्न करेगा, मतलब क्या आपसे अमाउंट पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R/100 टू दी पावर N होता है या फिर T होता है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हमसे अमाउंट पूछ रहा है, निकाल लेते हैं अमाउंट। P कितना गिवन है, P गिवन है 5500, फिर यहाँ पर 1 प्लस R कितना गिवन है 4, तो यहाँ पर 4/100, N कितना गिवन है या फिर T कितना गिवन है, ये है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। मैं बताया हूँ कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, पहले इसको क्या क्या कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लो पूरा का पूरा। तो यहाँ पर है 5500, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये आता है बच्चे 104/100 टू दी पावर 2 आता है। तो मैं यहाँ पर मैं बोलूंगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5500 मल्टीप्लाई, पावर में 2 है तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 104 मल्टीप्लाई 104, नीचे में 100 है तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100। तो हम लोग बोलेंगे कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब नीचे के 100 को आप तभी कट करिए ना जब ऊपर का नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा हो। तो ऊपर का नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ना कि 5 से कट करेंगे तो 11 टाइम्स में, 5 से कट करेंगे तो 20 टाइम्स में, फिर 2 से कट करेंगे तो 52 टाइम्स में, और 2 से कट करेंगे तो 10 टाइम्स में। फिर से नीचे में 10 है तो इसको आप तभी डिवाइड करिए जब ऊपर का नंबर 2 और 5 से कट हो रहा हो। तो बोलोगे सर ऊपर का नंबर सर 2 से तो कट हो रहा है, लेकिन सर 5 से कट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको अब सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस इन तीनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, इन तीनों का 11 का 52 का और 104 का, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो जब आप क्या करोगे, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका क्या होगा बच्चे, आपका मल्टीप्लाई करने पर आएगा आंसर
5948 आएगा। और जब आप क्या करोगे, इसको 10 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना आसान है 10 से। देखिए 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना क्या होता है, आसान होता है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, कट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर है 59488 है, तो एक जीरो है तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे आप, पॉइंट लगा दोगे, और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा 5948.8 रुपीज। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में ना क्या है बच्चे, इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, जैसा कि वहां था। तो हम लोग को बोला जा रहा है यहाँ पर कि डिवाइड करवाना है इसको इससे, एंड प्रूफ करना है कि जो डिवाइजर है ना, प्रूव दैट द डिवाइजर एंड द डिविडेंड आर नॉट मल्टीपल फैक्टर। मल्टीपल फैक्टर नहीं है या है, ये पता हम लोग तब करते हैं ना जब रिमाइंडर क्या आता है, जीरो आता है। अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ गया मतलब कि मल्टीपल फैक्टर है, और रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आता है, कुछ भी आता है -1 -3 या फिर 10 या फिर 100 कुछ भी आता है, तो आपका वो मल्टीपल फैक्टर नहीं होता है। तो पहले हम लोग करना है डिवाइड। डिवाइड करना आप लोग को सिखाया हूं मैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर मैंने बताया था आप लोग को कैसे डिवाइड करते हैं। तो आप लोग यही सेम प्रोसेस अपना करके फर्स्ट स्टेप के क्या क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप बोलोगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम बोलोगे कि सबसे पहले हम लोग ना गिवन डाटा को या गिवन एक्सप्रेशन को अरेंज करते हैं, किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप बोलोगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो क्वेश्चन घुमाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ना अगर कोई बच्चा होगा ना तो बच्चा ऐसा लिख देगा -12 + 3x² -4x और +x³ और इसको सॉल्व करेगा वो x+5 से डिवाइड करके। जैसे ही वैसा करेगा उसको क्या हो जाएगा, सरासर गलत हो जाएगा। बच्चे इसको ना पहले अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है कि पहले डिग्री में अरेंज करना है। तो यहाँ पर x का पावर 3 है, हाईएस्ट पावर, तो उसको पहले लिखेंगे। फिर 3x² प्लस में है तो उसको फिर उसके बाद लिखेंगे। फिर -4x है तो फिर उसको उसके बाद लिखेंगे, और फिर -12 उसको -12 लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होने के बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो x⁻³ को जब x से डिवाइड करोगे तो आपका x² आएगा, और जो आंसर आता है उसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो उसको यहाँ पर लिख दिए। सेकंड स्टेप का जो भी आंसर आता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ के डिवाइजर के साथ, x+5 के साथ। तो x² का जब x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x³ आएगा, और x² का जब 5 से करवाओगे तो 5x² आएगा। अब जो भी आंसर आता है उसको यहाँ पर लिख करके, यहाँ पर प्लस का साइन रहता है तो लगाते हैं माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन है तो लगाएंगे माइनस का साइन। अब ये दोनों सॉल्व करके 0 आएगा, और हमारा यहाँ पर +3x² और -5x², ये हो जाएगा -2x²। और फिर उसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जैसे मैं आपको बताते आया हूँ। तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, -42 आएगा। तो अब आप बोलोगे कि हमसे बोल रहा था, पूछ रहा था कि बताइए डिवाइजर और डिविडेंड मल्टीपल फैक्टर है या नहीं है। तो आप बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना रिमाइंडर क्या आया है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया है, -42 आया है, इसलिए मल्टीपल फैक्टर नहीं है। ठीक है ना। अब हम लोग बोलेंगे कि राइट डाउन द क्वोशेंट, इसको बोलते हैं क्वोशेंट, और रिमाइंडर इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो अलग से क्वोशेंट और रिमाइंडर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिंस रिमाइंडर इज नॉट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं है, देयरफॉर डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड, डिवाइजर क्या है, फैक्टर नहीं है डिविडेंड का। ठीक है ना। और हमको अलग से क्वोशेंट लिखना है, अलग से रिमाइंडर लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि था हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो ओवर हो गया है। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो कि है हमारा यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ना कंस्ट्रक्ट और रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रेटर होता है ना जिसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल इक्वल होते हैं। ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। और इसके डायगोनल क्या करते हैं बच्चे, इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो आपको कुछ ऐसा बनाना है, आपको रोम्बस बनाना है। तो बोला जा रहा है कि आपको बनाना है एक रोम्बस STUV, जिसमें ST क्या है, देखिए अगर ये S है, ये T है, ये U है, ये V है, तो बोला जा रहा है कि ST है 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर लोगे, सबसे पहले आप ST बनाओगे 4 सेंटीमीटर। ST बना लिए आप ऐसे करके, एक काम को तो यहाँ पर बताता हूँ कि आप ST बना लिए 4 सेंटीमीटर, ST बना लिए 4 सेंटीमीटर। अब एंगल S 60 है, तो एंगल X 60 है, तो आप ऐसे करके बना लोगे, ऐसे समझिएगा ना, थोड़ा नीचे में यहाँ पर ये बना लोगे ST, और ये एंगल S क्या है, 60 है, तो आप यहाँ पर डालोगे 60 डिग्री। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर तो कुछ अब दिया नहीं है, अब कैसे बनाए। तो बच्चे देखिए, अभी बताया ना कि ना रोम्बस ऐसा
क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो यहां से आप क्या करोगे, कंपास लोगे और स्केल लोगे। स्केल में आप मेजर करोगे 4 सेंटीमीटर और कंपास के नीडल को यहां पर रख करके, कंपास के नीडल को यहां पर रख करके 4 का एक कट कर दोगे। तो आपका ये एस टी, इस साइड आएगा यू और इस साइड आएगा वी, तो आपका मिल जाएगा ये एस बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एस बी मिल जाएगा। अब जो 4 सेंटीमीटर है कंपास में, कंपास के निडल को आप क्या करोगे, एक बार यहां पर रखोगे और 4 का कट करोगे और कंपास निडल को एक बार यहां पर रखोगे और 4 ऐसे कट करोगे। तो दोनों जहां पर कट होकर के मिलेगा, दोनों जहां पर कट होकर के मिलेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, ये है एस टी, ये आपको मिल जाएगा यू। ठीक है ना, तो बस इतना ही करना था। अब इतना करने के बाद आपका ये एच टी यू भी मिल गया है। यहाँ पर लिखेगा 60 डिग्री, यहाँ पर लिखेगा 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही करना था। अब इतना करने का आपको बच्चे देखो, ये है टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, तो इतना करने का आपको मिलेगा ओनली एंड ओनली 3 मार्क्स। बाकी का 3 मार्क्स आपको मिलेगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का। तो इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, इसमें हम बोलते हैं ना कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया है इसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ना एस टी ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर एस टी ड्रॉ किया था 4 सेंटीमीटर, वो लिख दिए। फिर हम लोगों ने ना एस पे ना क्या किया था, एंगल 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था, तो उसको लिख दिया। फिर थर्ड हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एस को सेंटर एज्यूम किया, एस को सेंटर एज्यूम किया और हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर लिया रेडियस और एक आर्क कट किया इस पे, जो कि हमारा क्या हो गया बच्चे, वी हो गया। हमारा क्या हो गया बच्चे, वी हो गया। ठीक है ना, ये फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक बार सेंटर लिया वी को, एक बार सेंटर लिया टी को और 4 सेंटीमीटर से कट कर दिया यहाँ पर। तो हम लोग क्या मिल गया, पॉइंट यू मिल गया। क्या मिल गया, पॉइंट यू मिल गया। अब जैसे ही पॉइंट यू मिल गया, हम लोग क्या क्या कर लिया, इसको और इसको, सॉरी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने इसको और इसको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर ज्वाइन कर लिया और इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन करके क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है ना, तो बस इतना ही करना था हम लोग को। हम लोग का बोला जा रहा है यहाँ पर ऑप्शनल है, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। या तो जो भी मैंने पढ़ाया है उसको सॉल्व करेगा, या तो जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ उसको सॉल्व करेगा। तो बोला जा रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस। कर्व सरफेस मतलब कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। होल सरफेस मतलब कि होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया को हम लोग बोलते हैं बच्चे टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और होल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो बच्चे कर्व सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच और होल सरफेस एरिया होता है बच्चे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है रेडियस, तो हमको देखिए 2 का वैल्यू ही पता है, पाई का ही पता है, रेडियस का एक खुद बोल रहा है कितना है, 14 है, रेडियस कितना है 14 है, तो ये पता है। और हाइट, हाइट कितना है 1 मीटर है, हाइट क्या 1 मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो क्या करोगे आप, सेंटीमीटर को तो सेंटीमीटर ही छोड़ दोगे लेकिन मीटर को आप चेंज करोगे सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है बच्चे आपका 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप 2 रखोगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे, आर का वैल्यू 14 रखोगे और एच का वैल्यू बच्चे आप रखोगे 100 सेंटीमीटर। क्या रखोगे, 100 सेंटीमीटर रखोगे। तो और इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर आपका ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है बच्चे हमारा होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 का वैल्यू पता है, पाई का पता है, आर का पता है, आर प्लस एच का पता है। तो सभी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब याद रखना है, चाहे एरिया हो, तो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे होल सरफेस एरिया हो, दोनों का यूनिट होगा बच्चे स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मीटर लिखा रहता तो स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का। और चलिए हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 और उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ अ कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सिलेंडर। तो कर्व्ड पार्ट क्या होता है बच्चे आपका ना, ये ऐसा करके जो सिलेंडर रहता है इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो रहता है ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, ये ऐसा करके हिस्सा रहता है जिसको आप क्या कर सकते हो, गोल गोल जो रहता है, जो ना सर्कुलर रहता है, कर्व सरफेस रहता है। सर्कुलर नहीं बोला जाएगा, कर्व सरफेस बोला जाएगा। जो कर्व सरफेस आपका रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कर्व्ड पार्ट। क्या बोलते हैं, कर्व्ड पार्ट बोलते हैं। तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट ऑफ सिलेंडर इज दिस वन। तो कर्व्ड पार्ट का एरिया इतना गिवन है
और डायमीटर गिवन है, तो आप लोग को मैंने बताया है कि जब भी डायमीटर गिवन रहेगा हमेशा 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 निकालो उससे रेडियस, क्या निकालो, रेडियस। तो डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपका आ जाएगा 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना हमको बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट, तो कर्व्ड पार्ट मतलब कि कर्व सरफेस एरिया आपको दिया जा रहा है। ये कितना होता है बच्चे, कर्व सरफेस एरिया 2πr(h) होता है। कितना दे रहा है, तो 1000, तो यहाँ पर लिख दोगे 1000 पाई। 2 को 2 लिख दोगे, पाई को पाई ही छोड़ दोगे क्योंकि यहाँ पर पाई है तो पाई से पाई कट जाएगा। आर आर निकाले हो 10, और आपको क्या निकालना है बच्चे, हाइट निकालना है। हाइट को यहीं पर छोड़ देंगे। हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये पाई से पाई कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये 500 टाइम्स में कट जाएगा, तो एच क्या आ जाएगा बच्चे आपका 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉरी, जब इसको 2 से कट करेंगे ना बच्चे तो यहाँ पर ना 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। 100 को डिवाइड करोगे 2 से तो 50 आंसर आएगा, ना कि 500 आएगा। तो आपको क्या आ जाएगा बच्चे, 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कट कर सकते हो या फिर आप ऐसे करके कि ये जो सारा मल्टीप्लाई में था इसको डिवाइड में लिख गए और इसको फिर सॉल्व कर सकते हो, ऐसा करके सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर समझिएगा कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें क्या है AB 5.4 है। एक काम तो सॉल्व करवाता हूँ। तो हम लोग बोलेंगे कि AB है 5.4, तो हम लोगों ने बना लिया AB बना लिया हम लोगों ने 5.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर हम लोगों ने AB का यूज कर लिया है। BC है 4.8, तो BC हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास में मेजर करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके कट लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पर C आएगा। पता नहीं है C कहाँ पर होगा, लेकिन C यहीं पर कहीं पर होगा। हम लोग अब बोलेंगे कि हमारा CD देखिए C ही नहीं पता है तो CD बना नहीं सकते। AD 5 सेंटीमीटर, AD है 5, तो AD के लिए 5। कंपास लेंगे, कंपास में हम लोग 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे रूलर की हेल्प से, और उसको कंपास के नीडल को A पर रख करके हम लोग ऐसे करके बना लेंगे, तो ये आपका AD निकल के आएगा। लेकिन कहाँ पर आएगा पता नहीं है अभी, ठीक है ना, पता करते हैं। फिर एंगल A 120 है। अब एंगल A बनाएंगे 120, तो आपका ये 120 ऐसे करके आप कहीं बनेगा। तो हमको क्या मिलेगा, जैसे ही आप ऐसे करके बनाओगे ना तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, आपको पॉइंट D मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, पॉइंट D आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या कर लिया था, AB का यूज कर लिया था, BC का यूज कर लिया था, एंगल A का यूज कर लिया था और AD का यूज कर लिया था। अब बारी आती है CD की। तो CD, तो जैसे ही आप CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आप मेजर करोगे कंपास में और आप कट लगाओगे यहाँ पर, तो आपका क्या होगा बच्चे, आपका ये CD भी मिल जाएगा, मतलब कि पॉइंट C भी मिल जाएगा। और फिर इसको क्या कर लोगे, आप ज्वाइन कर लोगे, और जैसे ही आप ज्वाइन करोगे आपका ये क्या होगा बच्चे, क्वाड्रिलेटरल बन करके रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस ऐसे ही करना था जैसे मैंने बताया है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि हम लोग को इतना करने का हम लोग को मिलेगा 3 मार्क्स, और स्टेप्स ऑफ क्वेश्चन लिखने का हम लोग को मिलेगा 3 मार्क्स। तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया एक लाइन AB। तो हम लोग बोलेंगे कि ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट AB 5.4 सेंटीमीटर। फिर एंगल A ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री, एंगल A ड्रॉ करेंगे 120 डिग्री। फिर एंगल A देखो, तो AB ड्रॉ किया, फिर एंगल A ड्रॉ किया 120। अब AD है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर्क लेकर के कट कर दिया। तो A को सेंटर लिया, रेडियस लिया 5 सेंटीमीटर का और एक आर्क कट किया, हम लोग को मिल गया AD मिल गया 5 सेंटीमीटर था ना ये, तो इसको हम लोगों ने कट किया तो हमको पॉइंट D मिल गया। अब B को सेंटर लेकर के एक आर्क कट करेंगे BC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर का, और D को सेंटर लेकर के एक आर्क कट करेंगे CD 5 सेंटीमीटर का। तो दोनों जहां पर कट करेंगे वो मिल जाएगा हम लोग को पॉइंट C, यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, सभी को ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन करके क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो यही लिखना है बच्चे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्लास 8 मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 3 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। आई होप आप लोग को ना ये मॉडल क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है और कैसे समझाया है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोग को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो यूजफुल लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है ना, तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।